So hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and also cracked JAM and GATE exam. तो बेसिकली आज का हमारा क्लास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट क्लास रहेगा लगभग। एंड आज हम जो हमारा फिल्टर का लास्ट पोर्शन रह गया था उससे स्टार्ट करेंगे। एंड बाकी जो बचा कुछ हमारा पोर्शन है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्टली एडवांस पोर्शन है। एंड आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये जैम में तो नहीं आता, लेकिन जेस्ट गेट एंड टीफार के एग्जाम में यहाँ से कई कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और सिलेबस में है ये पोर्शन, तो इसी कारण हम आपको ये पोर्शन कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होने के लिए ये जो हमारा प्ले लिस्ट या पूरा जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है वो ध्यान से देखें। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। आप सभी को इन एग्जामों के बारे में पता ही है। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इन एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मार्क्स पाने के लिए आपको तो ये पोर्शन जरूर ही करना होगा। तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी के तरफ से हमारा जो शेड्यूल, जहाँ पर आपको 3 महीने मतलब जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो जुलाई अगस्त महीना हमने कंप्लीट करके आ चुके हैं। एंड जुलाई महीने में हमने मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अगस्त महीने पर भी हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आज जो एंड होने वाला है वो कंटिन्यू है। एंड सितंबर महीने पर मतलब इस महीने भी हमारा क्लास जो पूरा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अपना आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस फ्री में कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये रहा हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसके बेसिक में हमने स्टार्ट किया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन। एंड बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट किए थे, जैसे ओहम्स लॉ, पावर कंजर्वेशन, रजिस्टर, वोल्टेज डिवाइडर। तो ऐसे बेसिक चीज़ें से हमने स्टार्ट किया था। फिर जेनर डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओपैम एंड उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे PYQ भी थे एंड बहुत सारे नए क्वेश्चन भी थे। और आज देखिए हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं, जैसे ऑसिलेटर, आपका फिल्टर का एंड पोर्शन, ऐसे कुछ एंड पोजीशन में हम आ चुके हैं। एंड आज हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट क्लास होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे PYQ के सोल्यूशन, असाइनमेंट एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछकर हमारे ग्रुप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्टर का लास्ट पोर्शन से एंड एंड करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। लेट्स बिगिन। तो चलिए, हम जो पिछला क्लास था हमारा उसमें हमने लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर भी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और एक एक क्लास लेकर वो पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम उस एक एक फिल्टर को एक एक क्लास दिया था एंड उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैम एंड बाकी BHU DU क्विट के लिए। इम्पॉर्टेंट होगा गेट, जेस, टीफर, ऐसे एडवांस एंड टफेस्ट एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आज क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा आपको अगर जो काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक से। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है हमारा बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो अब ये बैंड पास फिल्टर है क्या, तो उसका थोड़ा सा डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। A band pass filter is a device that passes frequency
within a certain range and rejects frequency outside that range। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से थोड़ा बहुत इसका बारे में पता चल रहा है कि हमारा जो बैंड पास फिल्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस या फिर ऐसा फिल्टर होता है जो एक सर्टेन रेंज का फ्रीक्वेंसी हमें देता है एंड उसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी हो हमारे ओप में वो सारे वो नेगलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को करने के लिए हम बैंड पास फिल्टर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको साइड में दो प्लॉटिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो दोनों ही है हमारा बैंड पास फिल्टर का ही ग्राफ, लेकिन ये क्या है, ये हमारा प्रैक्टिकल इसका प्लॉट है एंड ये है आइडियल कंडीशन में। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब क्या है, तो मान लीजिए आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ से आपका 0 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है एंड ये मान लीजिए आपका 100 हर्ट्ज है। ठीक है, तो अब आपका जो बैंड पास फिल्टर है वो एक रीजियन में आपने काट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट किया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो काट ऑफ है इसमें ये मान लीजिए आपका 25 है। ठीक है, 25 हर्ट्ज एंड ये रहा आपका 75 हर्ट्ज। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो बैंड पास फिल्टर है वो क्या करेगा, वो इस बीच वाला हिस्से को ही आपको आउटपुट में देगा, बाकी जो सारे रीजन है उसको वो काट ऑफ कर देगा। पहले हम ये आइडियल कंडीशन को देख लेते हैं, तो आइडियल कंडीशन में ये कितना फ्रीक्वेंसी है आपका 0 हर्ट्ज का और ये कंडीशन है आपका 100 हर्ट्ज का। ठीक है, तो बीच में ये कितना है, हमने लिखा है 25 हर्ट्ज और ये है हमारा 75 हर्ट्ज। तो देखिए क्या हो रहा है, जब 0 हर्ट्ज टू 25 हर्ट्ज है तो ये हमें स्टॉप बैंड दे रहा है, मतलब ये जो पोर्शन का फ्रीक्वेंसी है ये हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमारा काट ऑफ रीजन में एक दोनों फ्रीक्वेंसी दिया गया था, एक था 25 हर्ट्ज और एक था 75 हर्ट्ज। तो ये दोनों कंडीशन में इसका जो बीच वाला आपका फ्रीक्वेंसी है वो हमें पास बैंड में आउटपुट में मिलेगा। तो देखिए इस कंडीशन में हमें 1 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन में 1 वैल्यू और ये कंडीशन में हमें 0 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए जिस पोजीशन में हमारा ये जो काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हमें वेव मिल रहा है तो वो स्टॉप बैंड में चल जा रहा है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये जो बीच वाला हिस्सा है, मतलब जो हमारा काट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर है वही पोजीशन हमें जो आउटपुट है उसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए ये रहा हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा काट ऑफ रीजन है उसमें हमें सबसे पीक मिल रहा है। ठीक है, पीक वोल्टेज या फिर पीक फ्रीक्वेंसी ये जो पोजीशन है ये मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एकदम जो शार्प आपका स्टॉप बैंड एंड पास बैंड का रिजल्ट नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये स्लोप देखने को मिलता है। तो देखिए ये थोड़ा सा स्लोप होकर ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो हमारा काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसमें हमें सबसे पीक मिल रहा है एंड जब एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर भी आपको एक स्लोप मिल रहा है जो ऐसे डाउन में जा रहा है। तो देखिए ये जो आपका पहला जो स्लोप है, मतलब आपको एक रीजन में जब स्टार्ट हो रहा है तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, एक हाई पास फिल्टर की तरह रिएक्ट करेगा एंड जो आपका ये नीचे जब एंडिंग पोजिशन है उसमें जो ये आपको रीजन मिल रहा है ये कुछ लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बैंड पास फिल्टर होता है इसका यही काम होता है और कुछ नहीं है, एक सर्टेन रीजन का आपका फ्रीक्वेंसी गिफ्ट करता है। ठीक है, अब हम पिछले जो हमारा हाई पास फिल्टर था या फिर लो पास फिल्टर था तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम इसका जो है ट्रांसफर फंक्शन निकालते थे। तो इसमें भी चलिए ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते, तो निकालने का जो जरूरत नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो सिंपली हम आपको जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका वैल्यू लिख देते। तो ये होता है आपका एस डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, कैसा कुछ हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है बैंड पास फिल्टर के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन से आपको क्या पता चल रहा है, कंडीशन अगर लिखे हम कंडीशन, तो पहला कंडीशन क्या आ रहा है आपका कि एट 0 में ट्रांसफर फंक्शन आपको क्या देगा, 0 देगा एंड इनफाइनाइट में
वो आपको इन्फानाइट देगा, एंड डी फाइनाइट में आपको एक फाइनाइट ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंड पास फिल्टर का थोड़ा सा बहुत कंडीशन। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ये ट्रांसफर फंक्शन अगर ध्यान में रख दे, आपसे ध्यान में हो सके, तो वो ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल आपको ट्रांसफर फंक्शन इसीलिए हमने लिखा दिया। तो ये तो हो गया हमारा बैंड पास फिल्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर क्या है, पहले इसका थोड़ा बहुत हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो आ बैंड स्टॉप filter known as a notch filter. Wait a second. Notch filter blocks and register frequency that lie between its cut off frequency points, passes all those frequency either side of this range। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बैंड स्टॉप फिल्टर है वो क्या करता है, बिल्कुल एक बैंड पास फिल्टर के उल्टा काम करता है। तो बैंड पास फिल्टर में हमें क्या इसका काम था, कि एक सर्टेन रीजन का हमें फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो हम बैंड पास फिल्टर यूज करते थे, उसमें हम एक सर्टेन रीजन का फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाता था। अब बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है, बैंड स्टॉप फिल्टर बिल्कुल उसका उल्टा काम करता है। क्या करता है, ये एक सर्टेन रीजन का फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप कर देता है। कि मान लीजिए आपका पास 10 to 100 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी है, जिसमें आपके 50 to 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, तो आप एक 50 to 60 हर्ट्ज का काट ऑफ बैंड स्टॉप फिल्टर लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको 10 to 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा आउटपुट में, फिर 60 to 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में मिल जाएगा। बीच में जो 50 to 60 हर्ट्ज है उसका जो है वो फिल्टर कर देगा हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, तो अब का जो ग्राफ प्लॉटिंग है मैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा होता है इसका, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या है, तो ये है हमारा आइडियल कंडीशन के लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारा 0 हर्ट्ज। ठीक है, और इसको हमने क्या बताया आपका 50 हर्ट्ज, ये रहा आपका 50 हर्ट्ज, एंड यहाँ पर आपका 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसे रेंज का आपको फ्रीक्वेंसी है। अब आप मान लीजिए आप ऐसा एक बैंड स्टॉप फिल्टर लगाए हैं जिसका काट ऑफ है 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज, तो ये क्या करेगा, आपको 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज तक आपको पास बैंड देगा, मतलब आउटपुट देगा। जिस पॉइंट पे जिस टाइम पे आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज को टच करेगा उसी टाइम ये स्टॉप बैंड हो जाएगा, मतलब आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज में ये स्टॉप हो जाएगा। फिर ये स्टार्ट कब होगा, जब आपका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज से ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, ये पास बैंड बन जाएगा, मतलब आपको आउटपुट में वही फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इससे क्या है होता है, ये 50 to 60 हर्ट्ज का जो आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये 10 हर्ट्ज का जो आपका डिफरेंस है, ये आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आउटपुट में सिर्फ आपको ये रीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडियल कंडीशन के लिए, और ये है आपका ऊपर वाला जो ग्राफ है ये कैसा है, ये प्रैक्टिकल कंडीशन। ठीक है, तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, आपको एक शार्प पॉइंट नहीं मिलता, उसमें थोड़ा सा स्लोप आ जाता है। तो इसमें भी देखिए ये पॉइंट अगर 0 हर्ट्ज हो जाए और ये पॉइंट आपका 50 हर्ट्ज हो जाए, ये हो गया आपका 60 हर्ट्ज, और ये जो मिडिल पॉइंट है ये है आपका 55 हर्ट्ज, एंड ये है आपका 100 हर्ट्ज।
इसमें देखिए, इसमें भी बिल्कुल वही है कि जब तक 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज आता है तब तक आपका पास बैंड इसमें काम कर रहा है। लेकिन देखिए 50 हर्ट्ज ये पॉइंट है, इसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी मिल रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ का फिल्टर है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऐसा बिल्कुल शार्प पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी देखिए 55 हर्ट्ज पर आपका पूरा स्टॉप बैंड काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 हर्ट्ज के बाद आपको पास बैंड मिल जा रहा है बाकी एंड तक, ठीक है। तो ये है हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर का बेसिक काम। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब रिलेशन होता है बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर का, वो कंडीशन आप लिख लेते हैं। तो 1 माइनस बैंड पास फिल्टर इक्वल टू होता है हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। 1 माइनस बैंड पास फिल्टर होता है हमारा इक्वल बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। तो हमने बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन लिख लिए थे, अब बैंड स्टॉप फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं। तो वो क्या होता है, तो 1 माइनस बैंड पास फिल्टर, तो वही, तो 1 माइनस, अब बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या था, एस डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो अगर इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो ये दोनों एस आपस में कट जाएगा, तो आखिर में हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो ये रहा हमारा आखिर में बैंड स्टॉप फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन, जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा नॉच फिल्टर, ठीक है। नॉच फिल्टर क्या है, आपको यहाँ पर जो आपका प्लॉटिंग है उसको देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल ही एक बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आज notch filter, also known as a band stop filter, which find a device, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाइए, स्पेलिंग थोड़ा सा ये राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। डिवाइस दैट रिजेक्ट और ब्लॉक द ट्रांजिशंस of frequency within a specific frequency range and allows frequency outside the range, ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा बहुत डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन में ही पहले लाइन में ही लिखा गया है कि ये बिल्कुल एक बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह ही है, ठीक है। लेकिन बैंड स्टॉप फिल्टर अगर का सेम है तो हमें एक नया फिल्टर या फिर नया नामकरण क्यों करना पड़ा, ठीक है। तो इसको हम बैंड स्टॉप फिल्टर ही कह देते, आसान हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यही है, आपको प्लॉटिंग से ही देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए हमारा जो बैंड स्टॉप फिल्टर था उसमें एक रेंज था, ठीक है। एक आपको यू टाइप का प्लॉटिंग मिल रहा था उसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक नॉच टाइप मिल रहा है, मतलब एक शार्प पॉइंट एंड एक शार्प काट ऑफ पॉइंट। ये प्रैक्टिकल लाइफ का ही आपका प्लॉटिंग है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ का ही आपका प्लॉटिंग है। तो ये क्यों शार्प पॉइंट मिल रहा है, मतलब इसका काट ऑफ जो रीजन है वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो कहने को मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज टू 51 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऐसा कुछ काट ऑफ है, तो इसीलिए क्या होगा, 50 हर्ट्ज पर ये टॉप बैंड में आ जाएगा और 51 में ये पास बैंड तक चला जाएगा। तो इसीलिए हमें देखिए एक नॉच टाइप मिल रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिक्वायर एटीन्यूएट, इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, आपका स्टॉप बैंड आ जा रहा है, ठीक है।
इसीलिए हम इस फिल्टर को नॉच फिल्टर कहते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये ही है बेसिक। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्स जानना नहीं है। अगर आप बीएससी में इसको पढ़ेंगे तो आपको ये जो फिल्टर का पोर्शन है ये आपका खुद में एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। ठीक है, आपको इसमें 3-4 बुक देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, और जो पोर्शन से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सिलेबस में है, तो हम उसका सिर्फ आपको डेफिनेशन एंड थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला लगता है वो ही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि हम इसका डिटेल्स क्यों नहीं करवाया, क्यों इसका क्वेश्चन नहीं करा। इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मिथ ट्रिगर सर्किट। ठीक है, यानी कि एचटीसी। तो एचटीसी आखिर में है क्या, तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। एचटीसी कैन बी डिफाइंड as it is degenerative comparator it employs positive feedback and convert sinusoidal, wait a second, sinusoidal input into a square wave output। ठीक है, तो बेसिकली ये डेफिनेशन को छोड़िए, आपको सिंपल वर्ड में यही बताया जा रहा है कि जो हमारा एचटीसी होता है उसमें क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई होता है। ठीक है, आपको ये जो सर्किट है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई हो रहा है। आप तो ओपन का बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको ये देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें फीडबैक है या इसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया बात इसका पॉजिटिव फीडबैक जो सर्किट का है। लेकिन ये आउटपुट में क्या देता है, तो बेसिकली इसका काम होता है कि अगर आप साइनोसॉइडल इसमें वेव इनपुट कर रहे हैं, मतलब एक वेव फंक्शन दे रहे हैं जो साइन हो गया, कॉस हो गया या कोई भी वेव फंक्शन हो गया, तो ये आउटपुट में आपको स्क्वायर वेव फंक्शन या स्क्वायर वेव को आउटपुट में देगा। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल वेव को स्क्वायर वेव में आउटपुट करता है। यही हो गया एक एचटीसी का सिंपल सा काम। ठीक है, तो और एक इसका जो इम्पोर्टेंट बात है वो लिख लेते हैं कि ये जो आपका आउटपुट वेव स्क्वायर वेव में देता है, तो इसका अप एंड डाउन वोल्टेज क्या होता है कि द आउटपुट ऑफ एचटीसी स्विंग्स एट अपर एंड लोअर प्रेस होल्ड वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ये आप देख सकते हैं जो स्क्वायर वेव है उसमें देखिए जो हाईएस्ट वोल्टेज है क्या है, वो पॉजिटिव वी आउट एंड जो लोएस्ट है वो है नेगेटिव वी आउट। तो ये पॉजिटिव वी आउट एंड नेगेटिव वी आउट का वैल्यू कितना होता है, ये एक्चुअली जो आपका ओपैम्प का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, मतलब पॉजिटिव वीसीसी एंड नेगेटिव वी में ही ये वेरी करता है। ठीक है, तो बेसिक चीज बात है यही है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत और जो दोनों पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। क्या है, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ओपैम्प ऑसिलेटर के तरह काम करता है, ऑसिलेटर। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, कन्वर्ट साइन वेव टू
स्क्वायर वेव। ठीक है, तो ये दोनों बात तो आपका पता ही। ये पहला जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा नया लगेगा कि पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ओप एम्प हमारा ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये जो आपका जो एचटीसी है ये दोनों तरीके का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक, या फिर आप कह सकते हैं इन्वर्टेड एचटीसी एंड नॉन इन्वर्टेड एचटीसी। ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं जैसे कि तो हमारा पॉजिटिव एचटीसी एंड नेगेटिव एचटीसी क्या है। तो हमारा जो नेगेटिव फीडबैक सर्किट है इसको हम और एक नेम से जान सकते हैं, वो है हमारा इन्वर्टिंग एचटीसी। ठीक है, और एक क्या नाम है, इन्वर्टिंग एचटीसी। ठीक है, ये नाम होता है। इसमें कुछ कंडीशन होता है, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है। VGC नॉट वैलिड। ठीक है, तो इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है ओप एम्प इन सैचुरेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओप एम्प है वो सैचुरेशन रीजन में रहता है इस कंडीशन में। तीसरा क्या है, आउटपुट इज ऑलवेज प्लस माइनस VCC। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको पता ही है अगर ओप एम्प हमारा सैचुरेशन रीजन में है तो इसका मतलब क्या, आउटपुट ऑब्वियसली पॉजिटिव या नेगेटिव VCC हमें मिलेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है हमारा कि स्क्वायर वेव फॉर AC इनपुट। ठीक है, ये भी हमें पता है कि AC इनपुट मतलब क्या है, वो एक वेव फॉर्म देगा और उसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। एक जो एचटीसी है या फिर आपका नेगेटिव फीडबैक सर्किट कह लो या फिर इन्वर्टिंग एचटीसी कह लो। तो इसमें दोनों कंडीशन होता है। कंडीशन क्या क्या है, पहला जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज हो जाए तो तब क्या होता है, ये आउटपुट हमारा होगा नेगेटिव VCC। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हो जाए तब क्या होगा, V आउटपुट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव VCC। तो ये चीज़ें तो हमें पता ही है, जब हमने ओप एम्प को स्टार्ट किए थे उसमें भी सेम कंडीशन था और यहाँ पर इन्वर्टिंग एचटीसी में भी सेम ही कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से आपका इनपुट हो रहा है और यहाँ पर देखिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट हो रहा है जो है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। ठीक है, तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है इसका जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। इसका थोड़ा बहुत जो पॉइंट है वो पहले आपको लिखवा देता हूँ, सेम ही पॉइंट है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है कि Vx इक्वल टू V पॉजिटिव लेस देन V नेगेटिव, देन V आउटपुट आपका हो जाएगा नेगेटिव VCC। और दूसरा कंडीशन है Vx इक्वल टू V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव इक्वल टू V आउटपुट इक्वल टू पॉजिटिव VCC। तो ये Vx क्या है, हमने ये जो नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट है इसको x मान लिया एंड इसका जो वोल्टेज है उसको Vx लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है Vx। तो देखिए वही बात हमने सेम यहाँ पर भी लिखा है, ये चीज़ तो हमें पता ही है, हमारा ओप एम्प हो तो ये कंडीशन हमेशा लगता है। ठीक है, तो इसमें और इम्पोर्टेंट जो है और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, यही चीज़ आप थोड़ा सा जान लेंगे तो यही सिंपल है। तो बेसिकली एचटीसी का काम जो है वो एक AC वेव को स्क्वायर वेव में बदल देता है। ठीक है, यही कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। आपको और एक बार बता दूं कि ये खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये अगर कर लो तो इसमें ही आपका 12 to 13 लेक्चर आ जाएगा, सिर्फ ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट या नेगेटिव फीडबैक।
सर्किट। तो ये खुद में बहुत ही बड़ा सा पोर्शन है, लेकिन ये हमें एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम आपको सिंपल जो आपका बेसिक चीज़ है वही हम करवा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्लिपर सर्किट। ये क्लिपर सर्किट क्या होता है लेते हैं। पर सर्किट consist of diode and resistor। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सर्किट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक जो डी डायोड है और एक आर रेजिस्टेंस इस पर प्रेजेंट है। ठीक है, और क्लिपर सर्किट क्लिप्स और remove certain portion of transmitted wave form। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको नाम से पता चल रहा है कि क्लिपर सर्किट मतलब उस पोजीशन को ये क्लिप कर देता है। ठीक है, तो क्लिप करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका एक वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर वी इनपुट में ये रहा आपका वी इनपुट, तो यहाँ पर आपको एक वेव फॉर्म दिखाया गया है। तो जो पोर्शन ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और ये नीचे वाला जो नेगेटिव का पोर्शन है इसको हम कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये जो इनपुट है इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट है एंड नेगेटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप चाह रहे हैं क्या, आप चाह रहे हैं एक वेव फॉर्म जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल हो। ठीक है, या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल हो, बाकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो वो कैंसिल आउट हो जाए। इसी यूज के लिए या इसी चीज़ के लिए हम क्लिपर सर्किट को यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला जो लिखा गया है पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, देखिए आपका ऊपर क्या है, आपका जो इनपुट हो रहा है यहाँ पर जो इनपुट है उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर जो ब्लू कलर का आपका ये जो ग्राफ है इसमें देखिए सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिपिंग कर रहा है, बाकी जो पोर्शन है उसको आउट कर दे रहा है। ठीक है, यही चीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा डायोड कैसा था, यहाँ पर देखिए एक डायोड है, ये जाकर एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और हमें यहाँ पर वी आउट मिल रहा है। तो वी आउट और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वी इन है। अब देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब करंट फ्लो इस तरफ कर रहे हैं, तो ये डायोड का पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो कर रहे हैं, मतलब ये कैसा बायस है, फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस होने का कारण आइडियल कंडीशन में क्या होता है, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपका वी इनपुट और यहाँ पर वी आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, करंट को फ्लो कर देगा। यहाँ पर हमें वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट में मिलेगा, मतलब जो इनपुट कर रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो हमें आउटपुट में देखने को मिल जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारा डायोड जो है वो ऑन है, किसके तरह रिएक्ट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट के तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, हमारा जो क्लिपर सर्किट है वो नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव पोर्शन को हमें आउटपुट में दे रहा है, बाकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का पोर्शन है उसको वो निकाल दे रहा है। ठीक है, तो यही काम है बेसिकली हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिपर में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम पहले वो सर्किट ड्रॉ कर लेते। तो यहाँ पर हमारा डायोड था और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था और यहाँ पर आपका आउटपुट। ठीक है, तो वी आउटपुट वी इनपुट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये नेगेटिव हो गया तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा,
की तरफ, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इस साइड से इस तरफ, तो ये कैसा बायस हो गया, ये हमारा रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस आइडियल कंडीशन में हमारा डायोड कैसा काम करता है, एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक ओपन सर्किट हो गया। तो V इनपुट और यहाँ पर आपका V आउटपुट, तो ये क्या हो गया, इसमें करंट फ्लो 0 हो गया, ठीक है, और V आउटपुट हमें 0 मिल गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा V आउटपुट जो है V इनपुट मिलता है, मतलब V इनपुट और V आउटपुट दोनों सेम होता है। एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा V आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट मिलता है, यानी कि हमें नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारा डायोड जो है वो ऑफ रहता है और ये कैसा काम करता है, ये एक ओपन सर्किट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गया कि क्लिपर सर्किट में क्या होता है कि हम एक पोर्शन को क्लिप करते हैं। अब अगर वो पॉजिटिव साइड को क्लिप कर रहा है तो उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कह देंगे, और अगर नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल कह देंगे, ठीक है। तो यही होता है बेसिक चीज़ें। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। अगर आप करना चाहें तो आपको कुछ दिनों के बाद असाइनमेंट्स एंड उसका सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे चैनल पर या फिर ग्रुप पर, तो तब उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड जाम के सिलेबस में भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देता चल रहा हूँ और आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे रहा हूँ। ये पोर्शन यहीं तक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर, जो हमारा है पीक डिटेक्टर सर्किट, ठीक। तो अब पीक डिटेक्टर सर्किट क्या है, आपको यहाँ पर नाम से पता चला कि ये कुछ आपको शायद पीक का वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब पीक डिटेक्टर सर्किट का बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पीक डिटेक्टर सर्किट को हम PDC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीक डिटेक्टर सर्किट आर यूज्ड टू determine the peak मतलब maximum value of an input signal, it stores the peak value of input voltage for finite time duration until it comes to रेस्ट कंडीशन, ठीक। तो आपको पता नहीं कि आपको ये डेफिनेशन से कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, तो छोड़िए डेफिनेशन को आप लिख लीजिए थोड़ा सा, बाद में अगर आप को समझ में आए तो इसको देख लेना। तो बेसिकली ये होता है हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। ऐसा कुछ होता है हमारा पीक डिटेक्टर सर्किट का, के बारे में हमें ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सिर्फ ये देख लीजिए कि ऐसा कुछ सर्किट होता है। तो पीक डिटेक्टर सर्किट का काम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो ब्लू फॉर्म है, जो ब्लू लाइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनपुट, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये है हमारा इनपुट, ये भी हमारा है इनपुट, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये सारा है हमारा इनपुट, ठीक है। तो ऐसा कुछ वेवफॉर्म आप जो आपका पीक डिटेक्टर सर्किट है उसमें आप इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें कभी आपका पीक हो रहा है, मतलब वोल्टेज अप हो रहा है, कभी वो डाउन में चला जा रहा है, कभी वो नेगेटिव में चला जा रहा है, मतलब कभी आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, कभी आपको 0 वोल्टेज मिल रहा है, कभी आपको नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो हमें पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए आपका 0 वोल्ट है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे आपका वोल्टेज कितना है, वोल्ट है। ये पॉइंट पे मान लीजिए आपका 5 वोल्ट है, ठीक है।
ये पॉइंट में आपका मान लीजिए 6 वोल्ट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये बीच में 3 4 आपका है, तो उसको छोड़िए। तो ऐसा कुछ है। अब देखिए ये ब्लू जो है ये आपका वेव फॉर्म है इनपुट। अब इसमें क्या हो रहा है, कभी वो 2 वोल्ट पर चला जा रहा है, फिर वो नेगेटिव में आ गया, इस पॉइंट पे नेगेटिव में आ गया, यहाँ पर 2 वोल्ट था, फिर नेगेटिव में, फिर वो जाकर 5 वोल्ट पे चला गया, फिर ये 1 वोल्ट पे आ गया, फिर ये जाकर 2 वोल्ट पर, फिर नेगेटिव में, कभी ये जाकर 6 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर ये 4 वोल्ट और फिर 2 वोल्ट, ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे वेरी कर रहा है। तो ऐसा जो इनपुट है, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट आपका हो जाएगा, देखिए 0 to तक पहुंचा इस फॉर्म में। तो देखिए अब हम एक पीक पे आ गया, मतलब एक मैक्सिमम में आ गया। तो अब हमारा इनपुट डाउन भी करे, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूसली 2 वोल्ट मिलेगा, ये पॉइंट पे आ गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, फिर हमारा इनपुट पीक हो रहा है, आप हो रहा है, तो देखिए फिर हमारा जो सिग्नल है वो आप होगा। अब हम 5 वोल्ट पे आ गए, तो देखिए अब हमारा जो इनपुट है वो डाउन कर रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट डाउन नहीं होगा, वो कांस्टेंट 5 वोल्ट पे रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट पे आ गया। फिर इनपुट हमारा आप हो रहा है 6 वोल्ट पे, तो फिर आप हो गया इस पॉइंट पे। तो इसके बाद क्या हो गया, इनपुट फिर डाउन हो गया, लेकिन हमारा आउटपुट डाउन नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूसली 6 वोल्ट पे देगा। यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर 6 वोल्ट। तो ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा इनपुट है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को क्या मिला है कि हमारा जो इनपुट है वो अप डाउन ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, अगर आप हो रहा है तो वो इनपुट के साथ ही आप हो रहा है, लेकिन एक आप पॉइंट पे आ जाने के बाद वो डाउन नहीं हो रहा, वो उस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जा रहा है। फिर इनपुट अगर आप हो जाए तो हमारा आउटपुट के साथ ही अप हो जाएगा, लेकिन फिर उसका डाउन नहीं होगा। मतलब एक बार उसका अगर आप हो जाए तो वो पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है जब तक उससे ज़्यादा नहीं को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम होता है हमारा पीक वोल्टेज का, सॉरी पीक डिटेक्टर सर्किट का, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है हमारा, ये है हमारा आउटपुट का लाइन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि पीक डिटेक्टर सर्किट होता क्या है, इसका काम क्या है। तो ये चीज़ें है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका जानने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है ये इंटरव्यू का पोर्शन है। अगर आप जेस्ट में या फिर गेट के बाद कुछ इंटरव्यू देने को जाए तो तब इसमें क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका थोड़ा बहुत नोट बना के चलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीक डिटेक्टर सर्किट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा क्लैम्पर सर्किट, ठीक है। तो अभी ये क्लैम्पर सर्किट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि क्लैम्पर सर्किट DC, sorry, also called DC store और DC शिफ्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसमें हमारा जो सर्किट होता है उसमें क्या क्या है, हैप, डायोड, कैपेसिटर, ठीक है, रजिस्टर। तो ये तीनों चीज़ें होता है, डायोड होता है, कैपेसिटर होता है, रजिस्टर प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ पर जो सर्किट दिखाई दे रहा है, सर्किट है, ये जो सर्किट है, इन दोनों सर्किट में आपको दिखाई मिल रहा है कि एक डायोड है, एक कैपेसिटर है एंड एक रेजिस्टर। के लिए जो कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस का पोजीशन है वो दोनों में ही सेम है, लेकिन सिर्फ डायोड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, उसका थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या क्या है, पहला जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज सेम एच इनपुट। दूसरा क्या है, पीक टू पीक आउटपुट इज सेम एच पीक
टू पिक, ठीक है। तो मतलब पिक टू पिक आउटपुट जैसा होगा आपका सेम वैसे ही आउटपुट में दिखने को, मतलब जो हमारा इनपुट है वैसे ही वेव फ्रॉम आपको आउटपुट में मिलेगा, कोई भी चेंज या फिर कोई काट छाट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा क्लैम्प पास सर्किट है वो दोनों टाइप का होता है, टू टाइप्स। एक जो हमारा है पॉजिटिव क्लैम्पर और दूसरा है हमारा नेगेटिव क्लैम्पर, ओके। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि दोनों टाइप का हमारा क्लैम्पर होता है, लेकिन सर आपने तो जो इसका बेसिक चीज़ें हैं वो हमें बता दिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो हमें बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ये क्या काम करता है वो हमें अभी भी नहीं पता चला, ठीक है। तो क्या काम करता है वो अब हम जानेंगे। तो पॉजिटिव क्लैम्पर का क्या काम करता है, पॉजिटिव क्लैम्पर ये क्या काम करता है, वेव शिफ्टेड अबोव 0 वोल्ट और नेगेटिव क्लैम्पर आपका क्या काम करता है, वेव शिफ्टेड बिलो 0 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 0 वोल्ट। तो बेसिकली इसका काम क्या है, तो बेसिकली जो हमारा क्लैम्पर सर्किट है वो एक वेव को आपका शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो कैसा शिफ्ट करता है, आपको यहाँ पर जो आपका प्लॉटिंग है यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये जो पहला जो सर्किट है ये कैसा सर्किट है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। पॉजिटिव सर्किट क्लैम्पर सर्किट में देखिए ये जो इनपुट है ये वी एम, पॉजिटिव वी एम तक जा रहा है, फिर नेगेटिव वी एम, फिर पॉजिटिव वी एम, फिर नेगेटिव वी एम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वेव फॉर्म है इसमें पॉजिटिव वोल्टेज भी है और नेगेटिव वोल्टेज भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सर्किट में इस इनपुट में इस वोल्टेज को दे तो तब क्या होगा, ये पूरे वेव फॉर्म को वैसे ही रखेगा, ठीक है। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, कोई भी पिक पॉइंट चेंज नहीं होगा, कोई भी इंटीजर नॉन इंटीजर कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा। सिंपल क्या हो जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगा, ये जो टोटल वेव फॉर्म है इसको 0 वोल्टेज के ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट होगा, ठीक है। और हाईएस्ट वोल्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 वोल्ट था तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 वोल्ट था तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो पूरा वेव है इसको ये 0 वोल्ट के ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। यही बेसिक चीज़ें हैं। एंड नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में वही बिल्कुल सेम चीज़ है, इसमें भी देखिए 0 वोल्ट है, फिर वीएम है, फिर नेगेटिव वीएम, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। लेकिन देखिए जब आप आउटपुट मिले तो तब आपको क्या मिल रहा है, देखिए आइदर 0 नहीं तो माइनस, आइदर 0 नहीं तो माइनस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वेव को वही फ्रीक्वेंसी वही फेज वही पीक दे रहा है, लेकिन वो 0 वोल्ट के नीचे शिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो यही काम होता है क्लैम्पर सर्किट का, ठीक है। तो अब देखिए कई कई बार क्लैम्पर सर्किट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, इसका क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस अगर करें तो आपको मिनिमम 5 to 6 या फिर 7 क्वेश्चन करवाना पड़ेगा उसका डिटेल्स में आपको बताने के लिए। तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानेंगे, तो सिंपल आपको कुछ टिप्स बता देंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो प्रोसीड्योर टू सॉल्व क्लैम्पिंग सर्किट, ठीक है। तो क्लैम्पिंग सर्किट का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
और जब क्रैश कोर्स आएगा आपका, इस कोर्स को कंप्लीट हो जाने के बाद, तब हम आपको इसके जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नहीं करवाते, क्योंकि हम अभी थोड़ा बहुत हमारा जो शेड्यूल था उसमें थोड़ा सा पीछे आ गए हैं। तो हमारा जो था अगस्त महीने में ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाने का कोशिश था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बीच में छुट्टी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू के लिए। तो इसीलिए हम इसका क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स में करवा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट जो है, wheel solving clamping circuit, first consider that part of input wave form which make diodes on, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज and also note down voltage across कैपेसिटर, ठीक है। बिल्कुल आपको इजी वर्ड में आपको प्रोसीड्यूर लिखवा दे रहे हैं। तो बाकी इसका जो क्वेश्चन है वो हम क्रैश कोर्स में करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ प्रोसीड्यूर बता देने। तो नाउ कंसीडर नेक्स्ट आप cycle and determine the output voltage using initial voltage across कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, डू नॉट चेंज polarity of capacitor once chosen, एंड फिफ्थ स्टेप जो है, consider peak to peak voltage, ओके। तो ये रहा हमारा कुछ सिंपल इजी स्टेप्स जिसको फॉलो कर कर आप क्लैंपिंग सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इनको थोड़ा सा नोटबुक पे लिख दी, और इसका क्वेश्चन क्रैश कोर्स से पहले अगर टाइम हो जाए तो मैं आपको करवा दूंगा शायद। जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले थोड़ा बहुत जो टाइम है उसमें आपको ये क्वेश्चन भी हम शायद करवा दें। तो स्टेप्स लिख कर रख दीजिए, बाद में इसका क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। तो बाकी क्लैंपिंग सर्किट में जो है वो यही तक है, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा क्लैंपिंग सर्किट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है, और हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी, ठीक है। तो बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो लास्ट टॉपिक जो है हमारा ऑसिलेटर, ठीक है। तो ऑसिलेटर क्या है, ऑसिलेटर आप जो पढ़ते हैं एक वेव का ऑसिलेशन फॉर्म आपको देता है,
वही एक ऑसिलेटर होता है। एंड आपको साइड में एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। तो ये साइड में क्या है, ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसमें आपका जो ओपैम है, ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि गेन, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं आप फॉरवर्ड गेन, ठीक है। और दूसरा जो है आपका यहाँ पर देखिए जो फीडबैक नेटवर्क है, फीडबैक नीचे जो बॉक्स है फीडबैक नेटवर्क का, फीडबैक नेटवर्क, तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा बैकवर्ड गेन, ठीक है। इसको सिंपल गेन से ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका फेज जो है, फेज 180 डिग्री चेंज हो जाता है, फेज 180 डिग्री आपका चेंज होता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा इनपुट जो है वो पहले एक ओपैम्प से गुजरता है, फिर ओपैम्प में गेन होकर हो जाता है फीडबैक नेटवर्क में, एंड फीडबैक नेटवर्क में फिर उसका गेन होकर बिल्कुल निकल कर ओपैम्प में इनपुट हो जाता है, ठीक है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम यही है, एक ओपैम्प होता है और एक फीडबैक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अब इसका जो है इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है। क्या क्या क्राइटेरिया, तो हम कहते हैं बोर्गहाउसेन क्राइटेरिया, बोर्गहाउसेन का स्पेलिंग ठीक से लिख लेते हैं, बोर्गहाउसेन क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया होता है इसमें, पहला जो है हमारा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, मॉड ए बी हमारा इक्वल टू होगा 1, यानी कि यूनिटी गेन, ठीक है। इसमें यूनिटी गेन होता है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वो है फेज क्राइटेरिया। तो अब फेज क्राइटेरिया क्या है, कि एंगल बिटवीन ए बी इक्वल टू हमारा 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया हमारा ऑसिलेटर में हमेशा के लिए फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। बेसिक यही चीज़ें हैं। और ये जो ए बी है, ए का मतलब है आपका ओपैम्प का गेन या फिर फॉरवर्ड गेन, और बी जो है वो है फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। यही चीज़ें हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट जो है, ऑसिलेटर इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which which uses पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ओपैम है तो आपको पता ही है कि ये पॉजिटिव फीडबैक का यूज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल ऑसिलेटर डज नॉट रिक्वायर एनी I/P फॉर इट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर सर्किट कैन बी साइन, कोसाइन एंड स्क्वायर वेव, ठीक है। तो कोई भी वेव फॉर्म का हो सकता है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, एन ऑसिलेटर वेव मस्ट satisfy
बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। ठीक है, बार्कहाउसेन क्राइटेरिया मतलब जो ऊपर हमने लिखा है मॉड ए बी इक्वल टू 1 होना है और फेस है वो हमें 0 या फिर 360 डिग्री होना है। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स हैं हमारा ऑसिलेटर का, इनको आप पॉइंट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका थोड़ा सा कंडीशन जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है। पहला है हमारा केस 1। ठीक है, तो केस 1 में क्या होता है कि आपका ए बी अगर लेस देन 1 हो जाए तो क्या हो रहा है, टोटल गेन आपका लेस देन 1 हो रहा है। ए बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है आपका, ए है हमारा फॉरवर्ड गेन और बी का मतलब फीडबैक गेन, फीडबैक गेन। तो अगर दोनों गेन का मल्टीप्लिकेशन हमें लेस देन 1 मिले, ठीक है, तो ये कैसा ऑसिलेटर मिलेगा, ये हमें लूजी ऑसिलेटर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, सेकेंड केस 2 में क्या है कि अगर हमारा ए बी ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा, टोटल गेन हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा ऑसिलेटर, हमारा ग्रोइंग ऑसिलेटर हो जाएगा। ठीक है, ग्रोइंग ऑसिलेटर, ये हो गया लूजी ऑसिलेटर। ये सेकेंड कंडीशन में हमारा हो गया ग्रोइंग ऑसिलेटर। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारा, थर्ड कंडीशन है केस 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर हमारा ए बी इक्वल टू 1 हो जाए तो तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सस्टेन ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का हमें ऑसिलेटर मिल गया ए बी का अलग अलग कंडीशन के लिए। ठीक है, अब ये लूजी ऑसिलेटर, ग्रोइंग ऑसिलेटर या फिर सस्टेन ऑसिलेटर कैसा होता है, तो ये जो पहला आप देख रहे हैं वेव फॉर्म, ये है हमारा लूजी ऑसिलेटर। इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहले आपका जो ऑसिलेटर का तो ये आप एम्पलीट्यूड मान लीजिए, ठीक है, एम्पलीट्यूड या फिर लैम्डा मान लीजिए। ठीक है, ये पहले पोजीशन में जो था वो पर टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे वो लूज करता जा रहा है। तो देखिए, जब आपका टाइम एट T1 था, ठीक है, और यहाँ पर देखिए टाइम T2 पे, तो दोनों टाइम में जो आपका वेव फॉर्म है वो धीरे धीरे लूज करता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑसिलेटर को, ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं लूज ऑसिलेटर। अब सेकेंड कंडीशन में इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें बिल्कुल का उल्टा हो रहा है। पहले में हमारा धीरे धीरे लूज कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे देखिए गेन कर रहा है। मतलब जो एम्पलीट्यूड है या फिर जो लैम्डा है, ठीक है, वो धीरे धीरे गेन होता जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम कहते हैं गेन ऑसिलेटर। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होता है, ए बी ग्रेटर देन 1, यहाँ पर क्या होता है ए बी लेस देन 1। अब देखिए ये जो सस्टेन ऑसिलेटर है, इसमें क्या होता है कि पहले टाइम में भी जो जैसा वेव फॉर्म था आपका टाइम के रेस्पेक्ट में उसका कोई चेंज नहीं होगा, वो वही सेम ही रहेगा। तो इसका कंडीशन में क्या होता है, मॉड ए बी इक्वल टू 1 होता है। तो बेसिकली हमारा ये तीनों टाइप का ऑसिलेटर होता है, एक लूजी ऑसिलेटर, एक ग्रोइंग ऑसिलेटर एंड एक सस्टेन ऑसिलेटर। ठीक है, तो चलिए अब हमारा आज का एंड टॉपिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड टॉपिक में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है ऑसिलेटर विद ऑप एम्प। तो यहाँ पर आपको सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं J2 इन एच डोमेन, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं Z1 इन एच डोमेन। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। एंड आपका जो ये पोर्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं वी वेव। ठीक है,
ये जो पोर्शन है ये है हमारा वी एम, एंड ऐसा कुछ होता है हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, इसमें सिंपल हम कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मूला है उसको जान लेते हैं। इसमें वी एम हमारा क्या है, वी एम हमारा है फीडबैक वोल्टेज। ठीक है, और वी ए डिवाइडेड बाई वी आउटपुट हमें क्या देगा, Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला जो इस पोजीशन से इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीटा। ठीक है, बीटा क्या है, ये जो वी ए बाई वी आउटपुट लिखे हैं तो ही हम बीटा कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम एस डोमेन में ट्रांसफर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, आर सी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 RCS प्लस RCS का स्क्वायर। ठीक है, तो ये RCS का फॉर्म कहाँ से आया, तो Z1 हमारा इक्वल टू है R प्लस 1 बाई एस, एंड Z2 हमारा है R इंटू 1 बाई एस डिवाइडेड बाई R प्लस 1 बाई। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को पुट करने से हमें यहाँ पर ये बीटा का वैल्यू मिल जाता है एच डोमेन। ठीक है, तो ये कुछ आपको फॉर्मूला में लिखा देता हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आपको ये बाद में कुछ इंपॉर्टेंट काम में भी नहीं आएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारा ओमेगा तो आपका होता है 1/RC, ये आपको पता ही है, ये हमने पिछले क्लास में बहुत ही बार आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, और ये बीटा का जो रियल वैल्यू है, ठीक है, बीटा रियल जो है वो हमारा है 1/। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बीटा रियल का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो बीटा रियल का वैल्यू होता है हमारा 1/3, एंड ए नॉट यानी कि गेन ऑसिलेटर में हमारा होता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप थोड़ा सा ध्यान में रख देना कि बीटा रियल का वैल्यू क्या होता है और गेन का वैल्यू हमें क्या होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो है R2 डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू, जो होता है हमारा 2, यानी कि R2 होता है R1 रेजिस्टेंस का डबल। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दो रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, एक R2 एक R1, तो जो R2 रेजिस्टेंस होता है वो R1 से डबल होता है, एंड ये होता है हमारा कंडीशन फॉर ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला, ये 3-4 फॉर्मूला आपको ध्यान रखने से आपका पूरा ऑसिलेटर विद ओप एम्प पोजिशन का हो जाएगा, एंड इसका जो डेरिवेशन है वो आपको जानना ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 2024 का बैच का स्टूडेंट तो आप ज़रूर बुक फॉलो कीजिए, एंड उसमें आपका पूरा फुल डेरिवेशन आपको तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसका डेरिवेशन लिख लेना, लेकिन जो 2023 का बच्चे हैं उनके लिए अभी ये डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपको पता है कि ये वी फीडबैक वोल्टेज है, तो कोई क्वेश्चन में अगर आपको ये फॉर्म आ जाए तो सिंपल सा इस फॉर्मूले को यूज कर वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल। ठीक है, डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं, और बाकी तो सर्किट के बारे में जो बताना था वो बता दिया। तो ऐसे ही हमारा जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका पूरा पोर्शन आपका यहीं पर ख़त्म होता है। से ज़्यादा कोई भी आपको पढ़ना ज़रूरत नहीं है। जिसका पोजीशन में शॉर्ट में छोड़ दिया मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसका सिंपल फार्मूला करवा दिया कि एक बार उसमें आ गया है तो चलिए उसका क्वेश्चन फार्मूला लिखवा देते, तो ऐसा कुछ पोर्शन। बाकी जिसमें हमने ज़्यादा लेक्चर दिए हैं, ज़्यादा उसका डिस्क्राइब किया है, पोजीशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एंड उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, असाइनमेंट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे टैग करके आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा छोटा पोर्शन है, 2-3 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।